बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए आज जो है वो फ़र्स्ट लेक्चर है। और फर्स्ट ईयर ने जैसे कि वो फ़र्स्ट चैप्टर जो है वो अपना कंप्लीट कर लिया हुआ है, लेकिन अगर फिर भी आपको लगे कि वो कंप्लीट नहीं है या किसी बच्चे का कोई टॉपिक बीच में से मिसिंग है, तो वो जो है वो फिर बाद में जब क्लासेस हमारी रेगुलर होंगी तो आप उसको जो है वो रखें पेंडिंग करके और हाईलाइट करके, ताकि जब टीचर क्लास में आए तो आप उसको पूछ सकें। इस तरह से तो अभी हमारी ऑनलाइन फ़ेस टू फेस क्लास नहीं हो रही, तो मैं आपको क्वेश्चन को जो है वो आंसर फौरी तौर पे तो नहीं कर सकती। कोशिश मैं ये करूँगी कि इस तरह से आपको पढ़ाऊँ कि आपको कोई जो अब पढ़ाना मैं स्टार्ट कर रही हूँ इसमें कोई क्वेश्चन पूछने का जो है वो ज़रूरत ना पड़े आप लोगों को। तो फर्स्ट ईयर एक तो ये है कि आपका फ़र्स्ट लेक्चर है। आपके क्लास ने जितना वो शोर मचाया हुआ है अपने ग्रुप के लिए, जितना पर्सनल नंबर से मैसेजेस आ रहे हैं, वो भी आप लोगों का एक बहुत बड़ा जो है ना वो काम है। आप लोगों ने जब नंबर देने थे ना कॉलेज में, जब आप लोगों से डिमांड किए थे कि आप लोग अपने जो वो व्हाट्सएप वाले नंबर जो हैं दें, आपको जिनके नंबर आपने अपने फादर के दिए हैं, भाई का दिया है या मदर का, कम से कम उनको पहले इन्फॉर्म कर देना चाहिए था कि हम कॉलेज में ये वाला नंबर दे रहे हैं और इस पे हमारी जो है वो अपलोडिंग होगी, हमारे लेक्चर्स जो हैं वो हम लेंगे। और एक तो ये उनको इन्फॉर्म करना चाहिए था। दूसरा ये है कि छोटी छोटी बात पे कि मैम हमें ये नहीं मिल रहा, हमें वो नहीं मिल रहा। बच्चे, आपका ग्रुप अभी तो क्रिएट हुआ है और अभी कुछ बच्चों के ऐसे बच्चे जिन्होंने मुझे भेजा हुआ है, नंबर मुझे सेंड किए हुए हैं कि हमारा ये रोल नंबर है, उसको ऐड कर लें। तो वो भी इंशाल्लाह एक दो दिन में मैं ऐड कर दूँगी। जब उनके मैं नंबर ऐड कर दूँगी, अगर वो आपकी सहेलियाँ जिनका किसी का नंबर रहता है अभी ऐड नहीं हुआ, तो उनको भी बता दें आप काइंडली कि उनको मैं ऐड कर दूँगी जिन्होंने मुझे मैसेज कर दिया हुआ है, या जिनका नंबर जिन्होंने मुझे लिखवा दिया हुआ है मैं उनको ऐड कर लूँगी एक दो दिन में। और फिर ये वाली वीडियो दोबारा भी मैं जो है वो लिंक शेयर कर दूँगी। तो अगर जिनका नंबर ऐड नहीं है, अगर वो आपकी सहेलियाँ हैं, तो आप उनको ये वाला लिंक जो है वो फॉरवर्ड कर दें, ताकि जितनी देर उनका नंबर ग्रुप में ऐड नहीं होता तो वो अपना जो है ये इस वीडियो को देख सकें। दूसरी चीज़ ये जो आप लोगों को बतानी थी कि चूँकि मुझे आपकी जो टीचर मरियम है, उन्होंने जब क्लास हैंड ओवर की है तो उन्होंने मुझे बताया था कि फ़र्स्ट चैप्टर जो है फर्स्ट ईयर का वो कंप्लीट हो चुका है। तो फिर ज़ाहिर है अब हम वक्त ज़ाया किए बगैर और सेकंड चैप्टर से जो है वो इंशाल्लाह स्टार्ट लेते हैं। तो हमारा जो सेकंड चैप्टर है दैट इज़ मेथड्स ऑफ रिसर्च, तहकीक के तरीके। कि क्या तहकीकात, जब किसी चीज़ के बारे में तहकीक की जाती है तो कौन सा तरीक़ाकार इख्तियार किया जाता है, किस तरह से तहकीकात, इन्वेस्टिगेशन कैसे की जाती है। तो ये यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की जगह पे जो वर्ड यूटिलाइज हुआ है दैट इज़ रिसर्च। सर्च का क्या मतलब होता है? सर्च मीन तलाश करना, सर्च मीन तलाश करना, रिसर्च मीन दोबारा से उसको जो है वो रिवाइज करना, उसको दोबारा से देखना, दोबारा से उसकी डेप्थ में जाना, दोबारा से उसके जो हैं वो असबाब जानने की कोशिश करना। कि अगर एक चीज़ हुई है तो हम कहते हैं तो वो तहकीक हुई है इसके बारे में। अब जो जब रिसर्च हम कहते हैं तो उसका मतलब है कि तहकीक दोबारा से हुई है उसके बारे में, दोबारा से सारे असबाब को देखा गया, दोबारा से सारी चीज़ों को जो है वो छानबीन उसके बारे में की गई और दोबारा से उसकी फाइंडिंग्स जो है वो लेने की कोशिश की गई। तमाम अलूम जो हैं, अलूम का मतलब इल्म की जमा जो है वो अलूम है, जैसे फ़िज़िक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स हैं और डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, ये सारे अपने अलूम हैं। ये अपने अपने ज़राए से जो है वो मालूमात हासिल करते हैं और अपने सब्जेक्ट का हिस्सा बनाते हैं उसको। मालूमात के हसूल के लिए तहकीक और जस्तजू करनी पड़ती है, रिसर्च करनी पड़ती है, एफ़र्ट करनी पड़ती है, फाइंडिंग्स को कलेक्ट करना पड़ता है। और जो हम जिसको हम कह सकते हैं ना कि हक़ाइक़ का जो है वो इकट्ठा करना, वो इसके ज़ुमरे में आता है। हालात और वाक़यात की छानबीन करके हक़ाइक़ की तह तक जो पहुँचने का अमल होता है वो तहकीक कहलाता है। जब हम किसी हालात वाक़यात देखते हैं कि ये चीज़ अच्छा ये इस तरह से हुई थी तो इसकी वजह से ये चीज़ ऐसे हुई, जब हालात की एक दूसरे की कड़ियाँ हम एक दूसरे के साथ मिलाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम उसकी तह तक पहुंच रहे हैं कि ये वजह क्या बनी या असल चीज़ क्या किस वजह से हुई। हक़ाइक़ की जो तलाश का नाम है वो तहकीक है। हक़ाइक़ की तलाश और उनके मुताले का अमल जो है वो ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ इदारों में हर जगह पे जारी होता है। देखें, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपकी मर्ज़ की तशख़ीस के लिए जो है वो पूछता है कि अच्छा अगर आपको फ़ीवर है तो उसके साथ ये चीज़ तो नहीं हो रही, आपको मतलब सर्दी तो नहीं लग रही, या ये चीज़ तो नहीं हो रही। अब ये है कि अगर आप उसको बताते हैं कि मुझे फ़ीवर है तो वो सबसे पहले उसको क्लासीफाई करने की कोशिश करता है, वो जानने की कोशिश करता है कि आपको किस तरह का बुखार है, किसी इन्फेक्शन की वजह से है
या गले के ख़राब होने की वजह से है, या आपको मलेरिया की वजह से ऐसा हो रहा है, या थकावट की वजह से जो है वो बुखार हो गया, मतलब क्या ऐसी चीज़ हुई है जो है फिर जो उसको लगेगा कि ये जो उसको बुखार है या ये वाला फीवर जो है इस वजह से है, तो उस वजह को ट्रीट करने की कोशिश करेगा। तो फिर जाहिर है फिर ही उसकी तह तक पहुँचेगा ना कि अगर आप बीमार हैं तो उसकी वजह क्या है, वो वजह तलाश करेगा, फिर उसके मुताबिक मेडिकेशन करेगा और जो है वो आपको घर भिजवा देगा। इसी तरह से जो पुलिस वाले हैं और माहिरीन कानून हैं वो जुर्म की तफ्तीश करते हैं कि अगर कोई मुजरम है तो कैसे उसने जुर्म किया, कैसे लिंक साबित होता है कि ये उसके साथ इन्वॉल्व था, इन सारी चीज़ों के बारे में वो डिटेल से जो है वो पता चलाते हैं। ज़राई माहिरीन जो हैं वो ज़राअत से मुतल्लिक मालूमात इकट्ठी करते हैं कि कौन सी ज़मीन जो है वो कौन सी फसल के लिए ज़्यादा मौजू है, कौन सी ज़मीन जो है वो ज़रख़ेज़ है और कौन सी ज़मीन के अंदर सेम और ये चीज़ें ज़्यादा हैं, वो फ़लाँ फसल के लिए वो सूटेबिलिटी नहीं है उसकी और कुछ और फसलों के लिए वो ठीक है। इसके मुताबिक फिर वो जो है वो अपनी जो वो फसल को उगाने की कोशिश करते हैं। मौसमियात के जो माहिरीन हैं वो मौसमी हालात के बारे में मालूमात जमा करते हैं कि आजकल जो है वो ये हवा का प्रेशर ज़्यादा है, कम है, ये कम दबाव की वजह से बादल बन सकते हैं, बारिश हो सकती है, इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करते हैं। असल में ये सारे लोग हक़ाइक़ की तलाश में होते हैं, सारे लोग जो हैं वो रियलिटी को जो है वो तलाश कर रहे होते हैं। अगरचे हक़ाइक़ की तलाश के लिए वो तरीक़े मुख्तलिफ इख्तियार करते होते हैं, तरीक़ाकार मुख्तलिफ होता है हक़ाइक़ की तलाश में, लेकिन उनका मकसद एक होता है। जो फ़र्द तलाश के इस अमल में मसरूफ़ होता है वो मुतहक्किक कहलाता है, जिसको हम कहते हैं रिसर्चर। जो पर्सन रिसर्च में बिज़ी होता है, जो रिसर्च कंडक्ट कर रहा होता है, रिसर्च को कंडक्ट करने वाले को, रिसर्च के करने वाले को हम रिसर्चर कहते हैं। और तहकीक जो होती है वो हर इल्म की रूह है। जैसे जैसे हम कॉन्सेप्ट्स के बारे में तहकीकात नहीं करेंगे और उसके पूरी फाइंडिंग्स करके उसको पूरी तरह से छानबीन करके जब तक हम उसको अपने इल्म का हिस्सा नहीं बनाते तो वो जो है ना वो बेकार होता है। ये तहकीक जो है वो रूह है, जिस तरह से जिस्म जो है वो रूह के बगैर बेकार है, इस तरह से कोई भी इल्म जो है वो छानबीन के तहकीक के बगैर जो है वो बेकार है। वक्त के साथ साथ नए इंकशाफात होते रहते हैं, नई नई थेरीज आती रहती हैं, पुरानी चीज़ों को गलत साबित कर दिया जाता है, मतलब मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो चेंज लाती रहती हैं। अब इसकी जो डेफिनेशन है, तहकीक या मुतालिया किसी कैफियत, वाक़े या सूरत हाल में पाए जाने वाले हक़ाइक़ को तलाश करने का नाम है कि वो हक़ाइक़ जो हैं चाहे किसी सूरत हाल में पाए जाए हों, चाहे वो हक़ाइक़ किसी कैफियत में के पीछे हों मौजूद हों या कुछ किसी और वाक़े में मौजूद हों, उसकी जो हक़ाइक़ की छानबीन है वो तहकीक कहलाती है। इसलिए मुहतात जो है वो तरीक़ाकार इख्तियार किया जाता है, मरूज़ी ऑब्जेक्टिव मेथड इस्तेमाल किया जाता है। ये नहीं कि सब्जेक्टिव मेथड ये होता है कि आप अपनी राय भी बीच में शामिल कर देते हैं, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव मेथड होता है वो जो चीज़ होती है उसको उसी तरह से बताया जाता है, उसमें अपना जो है वो अपनी चीज़ें बीच में, अपनी मर्ज़ी, अपने नज़रियात, अपने कॉन्सेप्ट जो हैं वो बीच में नहीं डाले जाते। जो चीज़ एक्चुअल होती है उसको एज इट इज़ ही लिया जाता है। मुतालिया और तहकीक जो है वो एक मुसलसल अमल है। जो कोई मसला पैदा होता है, हमें किसी चीज़ के बारे में पता चलाना होता है तो हम उसके बारे में रिसर्च स्टार्ट करते हैं और इसके असबाब व असरात की दरियाफ़त, ताकि ये क्या वजह बनती है इसके क्या असरात हो सकते हैं इंसानी सेहत पर, तब तक ये जो है वो इसकी रिसर्च इस पर जारी रहती है। और हमेशा रिसर्च में रद्दो-बदल की और कमी बेशी की जो है वो गुंजाइश रहती है। जैसे हम लोग बेवरेजेस पे रिसर्च करते हैं कि बेवरेजेस जो होते हैं पंजाब में किस किस्म के बेवरेजेस कौन कौन से यूज़ किए जा रहे हैं और उनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, उसको कहाँ कैसे बनाया जाता है, उसके अंदर क्वांटिटी किस चीज़ की ज़्यादा होती है। देखिए रिसर्च हुई तो हम लोगों को पता चला ना कि जो जंक फूड होती है, जो हमारे बेवरेजेस इधर सॉफ्ट ड्रिंक्स जिसको हम कहते हैं आसान अल्फाज में, वो जो हैं वो नेगेटिव टूवर्ड्स हेल्थ हैं, वो हेल्थ के लिए नेगेटिव चीज़ें हैं, वो डेंजरस चीज़ें हैं। तो वो रिसर्च अगर ना होती तो हम उसको एज इट इज़ ही यूज़ करते रहते और हमें पता भी नहीं चलता। तो ये रिसर्च है जो हमें शऊर देती है, हमें बताती है कि क्या चीज़ हमारे लिए हेल्दी है, क्या नहीं हेल्दी, क्या चीज़ सेफ़ है, क्या नहीं है। ये सारी चीज़ें हमें रिसर्च से पता चलती हैं। नई नई मेडिसिन बनती हैं, नए नए तरीक़ाकार, वो भी रिसर्च से मुमकिन होता है ऐसा सारा कुछ। तहकीक की जो अहमियत है वो हमारी ज़िंदगी में बल्कि छोड़ के हर शोबे में नुमाया है। मुआलजाती और तिब्बी माहिरीन जो फ़िज़िशियन होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, माहिरीन इक़्तिसादियात जो इकनॉमिक्स के माहिर होते हैं, माहिरीन तालीम हैं, माहिरीन कानून, सहाफ़ी और सनतकार अपने अपने अंदाज़ में मालूमात को जमा करते हैं और उसकी छानबीन करते हैं। अगर कोई ख़तून खाना पकाने के नए नए अंदाज़ इख्तियार करके जायके और ग़िज़ाइयत को बेहतर बनाती है, या कोई उस्ताद तलबा की
के इंटरेस्ट को जो है वो बरकरार रखने के लिए कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने लेक्चर क्लास में आएँ भी और लेक्चर को ध्यान से भी सुने, तो वो नए नए तरीके जो है वो अडॉप्ट कराता है, नई नई एग्जांपल से उनको जो इन्वॉल्व करने की कोशिश करता है ताकि बच्चे पढ़ाई में दिलचस्पी लें। तो ये भी तहकीक और जुस्तजू का अमल जो है वो कहलाता है। तहकीक की इकसाम, तहकीक की दर्जाबंदी कई सूरतों में की जाती है, लेकिन बुनियादी तौर पर इसकी दो जो है वो इकसाम है, खालस या साइंसी तहकीक, इतलाकी या अमली तहकीक। खालस या साइंसी तहकीक ऐसी तहकीक जिसमें बाज़ाब्ता शराइत के तहत असबाब और असरात का गैर जानबदारी से जायज़ा लिया जाता है, साइंसी तहकीक कहलाती है। जो साइंटिफिक रिसर्च होती है उसमें क्या किया जाता है, बाज़ाब्ता शराइत यानी कंट्रोल कंडीशन रखी जाती है। देखें, अगर हम कहते हैं कि पानी का फार्मूला जो है वो H2O है, तो अब दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, जब आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को इसी क्वांटिटी से मिलाएंगे तो वो पानी बनेगा। लेकिन अगर आप उसकी क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर देते हैं तो फिर वो पानी नहीं बनेगा, वो कुछ और चीज़ बन सकती है, लेकिन पानी नहीं बनेगा। अब यही बात है कि इसमें बाज़ाब्ता शराइत होती हैं कि ये चीज़ इस तरह से होगी और इतनी ही क्वांटिटी में होगी, तो वो इस और फिर जो उसकी वजह से जो चीज़ बनती है उसका हम गैर जानबदारी से जो है वो जायज़ा लेते हैं। हम ये नहीं कहते कि मुझे ऐसे लग रहा है तो जो मुझे लग रहा है वो ठीक भी हो, नहीं, हमने अपने लगने के या अपनी राय को, अपने आइडियाज़ को बीच में नहीं डालना होता। हमें जो चीज़ जैसी है हमने उसको एज इट इज़ लेना होता है। तहकीक की इस किस्म को प्योर रिसर्च कहते हैं या फिर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहते हैं। इतलाकी या अमली तहकीक, इस तहकीक में रोज़मर्रा ज़िंदगी के मसाइल का अमली हल तलाश करने की कोशिश की जाती है कि अप्लाई जिसको वो ऐसा हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के मसाइल का वो हल जिसको हम इम्प्लीमेंट भी कर सकें और वो हमारे मसले को हल भी कर सकें। माहिरीन नफ्सियात ने भी फ़र्द के किरदार और ज़हनी अमाल के मुख्तलिफ़ पहलुओं का जायज़ा लेने के लिए जो है वो तहकीक का ही सहारा लिया जाता है। जब किसी की पर्सनैलिटी की जो है वो के बारे में रिसर्च की जाती है या किसी भी बिहेवियर मॉडिफिकेशन के बारे में या बिहेवियर के बारे में जो हम रिसर्च करते हैं वो भी इसी तरह से बेस होती है। अब जो है वो तहकीकी तरीके के ख़वास कि क्या तरीक़ाकार होना चाहिए, जब हम रिसर्च करते हैं तो उसके करैक्टरिस्टिक्स उसकी क्या होनी चाहिए। उसमें है तरीक़ाकार में मरूज़ी हो, जो जिस तरीके से हम रिसर्च कर रहे हैं वो तरीक़ाकार ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। जैसे आपको MCQs आता है उसमें ऑब्जेक्टिव तरीक़ाकार होता है कि आपने उनमें से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है, आपने ऑप्शन पे ही टिक करना है। आप उसमें अपनी मर्ज़ी का जवाब नहीं लिख सकते कि मुझे लगता है कि ये चीज़ ऐसी होती है या ये चीज़, आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आपसे एक चीज़ पूछिए, आपने उसी को लेना है। यहाँ पे भी ऐसा है कि जो चीज़ उसका जो जवाब बनता है आपने वन जो है वो सेंटेंस उसको आंसर करना है, उसके बारे में कोई लंबी चौड़ी डिटेल नहीं डालनी। और तरीक़ाकार काबिल एतबार हो और जिस तरीके से आप वो रिसर्च कर रहे हैं वो रिलायबल हो। ये ना हो जब भी आप उसको करें और उसके रिजल्ट्स जो हैं वो सेम आने चाहिए। फिर तरीक़ाकार मौजू और दुरुस्त हो, जिस तरीके से आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, वो तरीक़ाकार मौजू होना चाहिए, वो सूटेबिलिटी उसकी होनी चाहिए और वो ठीक होना चाहिए। और जो रिसर्चर है उसको अपने ज़राए पर कंट्रोल हासिल हो, यानी जिस तरह से वो रिसर्च कर रहा है वो उसको कंट्रोल हासिल हो। ये नहीं कि और वेरिएबल या और चीज़ें उस पर असरअंदाज होकर जो रिसर्च का पर्पज़ है वही ख़त्म कर दें। तहकीक के तरीके, सबसे पहले मुशाहिदे का तरीका आता है, तजुर्बाती तरीका, सर्वे का तरीका, मुआलजाती तरीका या केस हिस्ट्री मेथड। मुशाहिदे का तरीका, मुशाहिदे से मुराद है किसी चीज़ को गौर से देखना, ऑब्ज़र्व करना। जैसे अगर टीचर क्लास में आता है तो वो ऑब्ज़र्व कर रहा होता है वहाँ पे खड़ा होके कि कौन सा बच्चा जो है वो अपने सब्जेक्ट में इन्वॉल्व होके ध्यान से लेक्चर सुन रहा है, कौन सा बच्चा बस बैठा हुआ है लेकिन उसका ध्यान कहीं और है, और कौन सा बच्चा किसी और चीज़ सब्जेक्ट के बारे में लगा हुआ है, इतने ध्यान से सुन नहीं रहा। ये सारी चीज़ें जो हैं वो ऑब्ज़र्वेशन से, देखने से, मुशाहिदा करने से नज़र आ जाती हैं। जैसे अगर कोई शख्स आता है तो हम ऑब्ज़र्व कर लेते हैं कि वो किस किस्म की पर्सनालिटी है, वो बोलता कैसे है, वो बैठता कैसे है, चलता क्या है, पहना उसने क्या हुआ है, उसका इम्पैक्ट क्या है पर्सनालिटी का। ये सारी चीज़ें जो हम जज कर लेते हैं, दैट इज़ ऑब्जर्वेशनल मेथड। और नफ्सियात में मुताले और तहकीक के जो तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, इन सब की बुनियाद जो है वो ऑब्जर्वेशन पे है। मुशाहदा अगरचे इंतहाई सादा और बुनियादी तरीका है, लेकिन बहुत सारे दूसरे तरीक़ों की बुनियाद बनता है ये तरीका। मुशाहदा मसाइल के हल के अलावा की तमाम मालूमात हासिल करने की ये टेक्निक है। मुशाहदा सादा भी हो सकता है, पेचीदा भी हो सकता है। सादा तो ये हुआ ना कि आपके पास कोई चीज़, आपने उसको ऑब्ज़र्व कर लिया। पेचीदा ये है कि आपकी रसाई नहीं है वहाँ तक,
तो फिर आप किसी और के थ्रू वहाँ से मुशाहदा कराते हैं कि वो इस टाइम क्या कर रहा था, उसका बिहेवियर कैसा था, या रस्मी और गैर रस्मी भी हो सकता है कि हमने कोई टेक्निक्स लगा के उसको ऑब्ज़र्व कर लिया, कैमरा या वहाँ पे हमने कोई रिकॉर्डर लगा लिया जिससे आवाज़ चेक कर ली और पता चल गया वो क्या बात कर रहा था, वो भी इसी तरह से ऑब्जर्वेशनल की टाइप है। फितरी और माहौलियाती भी हो सकता है कि जो बंदा या जिसका बिहेवियर हमने स्टडी करना है, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट का हमने बिहेवियर स्टडी करना है क्लासरूम में, तो उसकी क्लासरूम में हमने उसको ऑब्जर्व कर लिया वहाँ पे बैठ के, या कोई कैमरा लगा के उसके बिहेवियर को कैप्चर कर लिया। अब मुशाहदे की जो इकसाम है उसमें सबसे पहले है बातनी मुशाहिदा, जिसको हम कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन। बातनी मुशाहदे से मुराद है फ़र्द का अपने ज़हनी अमाल का बराह रास्त मुतालिया करना। इंट्रोस्पेक्शन ये है कि अपने, इंट्रो का मतलब है अंदर का, स्पेक्शन इंस्पेक्ट करना, अपने अंदर को इंस्पेक्ट करना, अपने अंदर के बारे में छानबीन करना, अपनी राय के बारे में, अपनी ज़ात के बारे में अंदर से जानना कि वो क्या कहता है। वो कैफियत जो जहन में किसी भी वक्त जारी हो सारी रहती हों, इसके बारे में जानना बातनी मुशाहिदा कहलाता है। आपकी इस वक्त क्या सिचुएशन है वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आप इस वक्त थके हुए हैं, आपका मूड कैसा है, आपको भूख तो नहीं लग रही, आप इंटरेस्टेड हैं ये बात सुनने में या पढ़ाई में या नहीं है, ये क्या है, या इस वक्त मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरे जहन में क्या चल रहा है, वो हर शख्स जो अपना जहनी अमाल है उसको अपने बारे में खुद बेहतर जान सकता है। आप अपने बारे में खुद बेहतर जान सकते हैं कि आपकी इंटरनल सिचुएशन क्या है, आपकी एक्सटर्नल सिचुएशन क्या है, और कोई और आपके जहन तक रसाई उस वक्त तक हासिल नहीं कर सकता, उस लेवल तक नहीं कर सकता जिस तरह से आप खुद कर सकते हैं। और भूख, प्यास, दर्द, थकावट के एहसास जो फ़र्द पर तारी होते हैं वो खुद उसके बारे में सही जान सकता है। और अगर सर दर्द हो रहा है उसको, तो किस सर के किस हिस्से में हो रहा है, कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, या उसको थकावट है, क्या है, वो अपना बेहतर तरीके से एनालिसिस खुद कर सकता है, जिसको हम इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं। सेनेट ऑगस्टाइन ने सबसे पहले इस तरीके को मुतारिफ़ कराया, जबकि विलियम वून, टिचनर और विलियम जेम्स मुशाहिदा बातन को अपनी तजर्बागाह में, उन्होंने अपनी लैब में जो इंट्रोस्पेक्शन को यूज़ किया, और स्ट्रक्चरलिज़म और फंक्शनलिज़म जो कि नफ्सियात के इब्तदाई मकातिब फ़िक्र थे, वो भी इस मुताले के लिए मुशाहिदे का तरीका इस्तेमाल जो है वो करते थे। और इसका फ़ायदा क्या है, और जो ऑब्जर्वेशनल मेथड है इसका फ़ायदा ये है कि जहन तक रसाई हासिल हो जाती है। मुशाहिदा बातन के अलावा किसी और तरीके से फ़र्द के एहसास, जज्बात और जहनी कैफियत का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। अगर मैं कहूँ कि आपकी इस वक्त सिचुएशन क्या आपने सारी मुझे बतानी है, तो वो जब मुझे बताएगा तो वो अपने जहन का एनालिसिस जितना अच्छा वो खुद कर सकता है वो कोई और नहीं कर सकता। जहनी मसाइल का इल्म, इस तरीके की मदद से जो खफीफ यानी माइनर से मेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं वो, और फ़र्द की जो मुश्किलात होती हैं उनको तशख़ीस करने में मदद मिलती है, और जब डायग्नोज हो जाती है कोई चीज़ तो फिर उसकी ट्रीटमेंट भी जो है वो कर ली जाती है। तो जब तक हम किसी चीज़ को डायग्नोज नहीं करते हम उसकी ट्रीटमेंट जो है वो नहीं कर सकते। ये एक आसान तरीका है। मुशाहिदा बातन का तरीका बहुत आसान और सादा है। हर वो शख्स जो अल्फाज अदा कर सकता है, अल्फाज का मफ़हूम समझ सकता है, ज़ाहिर है अगर कोई बात को समझ सकता है और उसके जवाब में वो खुद बोल सकता है तो वो अपनी कैफियत को बयान कर सकता है। ये कम ख़र्च है, ये तरीका कम ख़र्च है, इस पर किसी ख़ास ख़र्चे की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ ये हर जगह किसी भी शख्स को शामिल करके अपनी रिसर्च में इस पर किया जा सकता है। कम मेहनत तलब है, इसमें बराह रास्त कैफियत को सुनना होता है तो कोई ख़ास मेहनत नहीं लगती इस पर। खारजी मुशाहदे की बुनियाद, जब बातनी मुशाहदे पे लोगों को हम इंटरनल उसका जान जाते हैं ना कि ये उसकी प्रॉब्लम्स हैं, या वो अपने बारे में ये सोच रहा है, इस वक्त ये चाह रहा है, तो फिर ये चीज़ उसका जो खारजी मुशाहदा उसकी बुनियाद भी बन जाती है। खामियां क्या हैं, ये गैर साइंसी है। क्या पता कोई शख्स आपको अपनी जहनी कैफियत के बारे में सही तरह से बता भी रहा है कि नहीं। ये कि ऐसा है तरीका है जिसमें किसी ज़राए से उसकी तस्दीक नहीं हो सकती। हर फ़र्द के सोचने का, परखने का अंदाज़ डिफरेंट होता है, तो हम ये नहीं कह सकते एक फ़र्द के लिए कोई मसला संगीन हो सकता है, दूसरे के लिए वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता। फिर ये है कि ये तगय्युर है जहनी अमाल में, जो जहनी कैफियत है इंसान की वो लम्हा ब लम्हा बदलती हैं। एक लम्हे वो चीज़ के बारे में बड़ा पॉजेसिव होता है, दूसरे लम्हे वो कहता है अच्छा चलो जो होना था वो हो गया, वो चीज़ को इतना सीरियसली नहीं ले रहा होता। तो ये जो चेंज है ये फिर इंट्रोस्पेक्शन पे बड़ी बुरी तरह असरअंदाज होती है। फिर जो महदूद तरीका है, आप बाज़ाब्ता शराइत के तहत जो है वो इसको स्टडी कर सकते हैं। जो लोग अपने सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस को बयान नहीं कर सकते या उसके बारे में नहीं जान सकते, वो उसको डिस्क्राइब नहीं करेंगे। लाशऊर और जो तहत शऊर है उसके बारे में नहीं बता सकेंगे। जहनी मरीज़, बच्चे और हैवान जो हैं वो अपने जज्बात और एहसासात का इजहार करने से आरी होते हैं और उसके बारे में वो अपना इजहार नहीं कर सकते।